आजकल जो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उसका अगर एक सिंगल मोस्ट फैक्टर मैं सोचूं तो वो है मेरी हार्ट की कंडीशन कैसी है। तो क्या कोई ट्रैकर है या फिर कोई डिवाइसेस है जिससे कि मैं पता कर सकूं कि हाउ हेल्दी इज माय हार्ट। जब भी किसी को ऐसे हार्ट अटैक जैसा कुछ फीलिंग आए या चेस्ट पेन जैसा फीलिंग आए, अगर घर पे डिस्प्रिन रखी है तो डिस्प्रिन को वो चबा ले। पानी के साथ निगलना नहीं है, मुंह में चबाना है। एट नाइट अराउंड 2 AM 3 AM उनको हार्ट अटैक आया एंड दे पास्ड अवे। तो तभी कुछ डॉक्टर्स का कहना ये था कि उस टाइम पे अगर डिफरेंट मेडिसिन अगर आपने दी होती उनको उस टाइम पे, जब उनको ऐसा फील हुआ हैवीनेस या हार्ट में चेस्ट पेन आना शुरू हुआ, तो मे बी वो उसको हम डिले कर सकते थे, हॉस्पिटल लेके जा सकते थे और उसके बाद उसको ट्रीट कर सकते। तो कौन कौन सी मेडिसिन है कि हर घर में होनी चाहिए और जब भी आपको ऐसा कुछ फील आए तो उस टाइम पे उसको कंज्यूम कीजिए एंड देन प्लीज विजिट अ नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर द चेकअप। कॉमन कॉज है जिम में अटैक्स आने का या स्पोर्ट्स फील्ड पे अटैक आने का, वो ये है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कितने टाइम के अंदर CPR दिया जाए तो रिकवरी अवेलेबल हो। अकेले है तो खुद ही CPR दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज सेल्फ CPR। व्हाट दे हैव टू डू इज, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में रेज होता है कि एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस। कार्डियक अरेस्ट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट सिंपली मींस हार्ट बंद पड़ गया है, हार्ट हैज स्टॉप्ड। ओके, सो हार्ट बीट नहीं दे रहा है, हार्ट का पंपिंग नहीं हो रहा है, हार्ट हैज स्टॉप्ड। दिस मींस कार्डियक अरेस्ट। करेक्ट। अगर कुछ सेकंड तक, कुछ मिनटों तक हार्ट स्टॉप्ड रहे, सो दैट मींस इट इज एन एंड ऑफ लाइफ। तो ये विंडो पीरियड जो रहता है जब हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है, एंड ऑफ लाइफ हो जाता है, ये जो विंडो पीरियड है, उस विंडो पीरियड में हम CPR देके हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। करेक्ट। तो जो हार्ट को थंपिंग देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, तो वो सब जो CPR का टेक्निक है, उससे ये स्टैंड स्टिल हार्ट वापस रिवाइव हो सकता है उस पीरियड में। तो ये बेसिक प्रीमाइस है कि CPR भी कॉमन मैन को आना चाहिए। क्योंकि जब भी ये ऐसे कोई सिचुएशन में आए कि बिल्कुल ही रिस्पॉन्स बंद हो जाए पेशेंट का, उस टाइम ये CPR देके हार्ट रिवाइव हो सकता है। Okay. As against that, heart attack is something which causes damage to a particular area of the heart. अगर suddenly कुछ एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, कोई वेसल, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देने वाली वेसल है, उसमें क्लॉट आ जाए और वो टोटल ब्लड सप्लाई उस एरिया का बंद हो, तब हार्ट को, तब चेस्ट में पेन होगा। क्योंकि वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है हार्ट को, और उस उतना हिस्सा हार्ट का डैमेज होने लगेगा। That process is called as heart attack. तो sometimes massive heart attacks can cause cardiac arrest, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट का डैमेज हो गया है तो हार्ट में just suddenly stop, कंप्लीट फेलियर हो जाएगा वो। हाँ, तो अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया, हार्ट पंप करना स्टॉप कर दिया टोटली, in a case of massive heart attack, then heart attacks can also cause cardiac arrest. जैसे किसी को रिदम एब्नॉर्मलिटीज होती है, अरिथमियाज होते हैं, तो हार्ट का सिग्नल और रिदम का अगर कोई इशू आ जाए तो बिना हार्ट अटैक के भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता। तो टेम्पररी होगा या फिर वो, अगर वो रिवाइव हो गया, हार्ट अगेन स्टार्ट्स बीटिंग और सिग्नल वापस शुरू हो गया, तो वो रिवाइव हो जाएगा, देन दैट्स अ टेम्पररी कार्डियक स्टैंड। बट अगर उसको अटेंशन नहीं मिला, सो देन दैट विल बी अ परमानेंट प्रॉब्लम दैट विल कॉज डेथ। काफी ये भी सेलिब्रिटीज हो गए या फिर कुछ अभी रिसेंट केसेस हुए थे, तो उसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी सडन डेथ हुई थी जी, क्योंकि उनके पास कोई टाइम फ्रेम मिला ही नहीं था जी कि उसके ऊपर ऑपरेट कर सके। सो आई थिंक कार्डियक अरेस्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कॉज आज भी हार्ट अटैक है। क्योंकि मेजर हार्ट अटैक्स अगर हो जाए, नेव हार्ट रहे, हार्ट सहन नहीं कर पाए वो अटैक को, तो हार्ट स्टैंड स्टिल पे चला जाता है, देन यू हैव अ कार्डियक अरेस्ट। बट समटाइम्स विदाउट हार्ट अटैक ऑल्सो, ड्यू टू अरिथमियाज, some people may have cardiac standstill. अरिथमियाज क्या होता है? मतलब ये हार्ट में भी वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, वैसे हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होती है, जहाँ से एक जगह से सिग्नल्स शुरू होते हैं एंड देन दे स्प्रेड अक्रॉस द हार्ट एंड देन हार्ट गेट्स द स्टिमुलस टू बीट। करेक्ट। तो वो अगर रिदमिक सिग्नल्स आ रहे हैं और रिदम से हार्ट बीट हो रहा है, तो देन दैट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन। बट कभी कभी अगर रिदम बिगड़ जाए, अगर खराब रिदम शुरू हो जाए, शॉर्ट सर्किट जैसे होता है घरों में, वैसा कुछ हो जाए, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल जो बीटिंग है वो अगर हे वायर चली जाए, तो फिर हार्ट विल नॉट बी एबल टू पंप,
heart will Correct. again become standstill. ये डिजीज होती है या फिर किसी में भी हो सकता है ये? कुछ लोग प्रोन होते हैं जेनेटिकली Okay. रिदम एबनॉर्मलिटीज के लिए यंग एज में, या फिर अगर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो, समझो बार बार हार्ट अटैक्स किसी को आए हैं, हार्ट डैमेज हुआ है, हार्ट का पावर कम हुआ है, हार्ट हैज गॉट बैटर्ड Yes. ड्यू टू ईदर रिपीटेड हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट में सूजन आने के वजह से या और कोई रीजन की वजह से, तो भी ये विद टाइम यू गेट प्रोन टू अरिथमियाज, रिदम एबनॉर्मलिटी। Is there a solution? कोई solution है इस चीज? अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिदम एबनॉर्मलिटीज हो रही है हार्ट और कुछ कुछ ऐसे टेम्पररी इवेंट्स होके गए हैं, तो वैसे सिचुएशन में वी कैन पुट अ डिवाइस व्हिच इज सिमिलर टू पेसमेकर, तो व्हिच विल कंट्रोल द रिदम ऑफ द हार्ट। तो वो हार्ट को सिग्नल्स भी देगा और कभी अगर हेवायर रिदम हो जाए तो वो अंदर के अंदर हार्ट को शॉक भी देगा। सो दिस शॉकिंग मैकेनिज्म व्हिच कैन which can restore the heart rhythm, this can be implanted inside for individuals who are prone to it. but कभी-कभी ये पहला इवेंट इतना मेजर होता है कि दूसरा कि का चांस ही नहीं बचता। हमें चांस नहीं मिलता, तो इसीलिए ये सीपीआर जो है ये सभी लोगों को आना जरूरी है, स्पेशली इसीलिए आजकल एयरपोर्ट्स पे, बस स्टेशंस पे ये एईडी डिवाइसेस आपने देखे होंगे, रेड कलर के बॉक्सेस रहते हैं। Yes. So those are defibrillators only, those are shocking devices. Okay. जो मैं अभी रिदम रिस्टोर करने की बात कर रहा था, शॉक देके, Yes. 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 वो डिवाइसेस उसी चीज के लिए रहते हैं जो हम वहाँ पे पेशेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोज एईडी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड बाय एनी लेमन, कि वो अप्लाई करो लीड और फिर वो रिदम हार्ट का चेक करता है वो डिवाइस, एंड अगर रिदम एबनॉर्मल रहे तो वो शॉक दे देता है। Got it. दिस कैन बी लाइफ सेविंग। तो कितना टाइम मिलता है, मतलब अप्रोक्सीमेट, सपोज कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कितने टाइम के अंदर सीपीआर दिया जाए तो रिकवरी अवेलेबल? सेकेंड्स से मिनट्स में सीपीआर शुरू होना चाहिए। जितना डिले होगा उतना सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, उतने ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी अगर 20 मिनट्स पास हो गए और हमने सीपीआर दे के हार्ट को रिवाइव भी किया तो भी ऑर्गन्स में इतना डैमेज हो जाता है कि कुछ कर नहीं पाते, तब तक ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, किडनीज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, किडनीज डैमेज होती है। एंड रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि काफी जो यंग अडल्ट होते हैं उनको काफी हार्ट इश्यूज के बारे में, मे बी हार्ट अटैक्स हो गया, कार्डियक अरेस्ट तक हो गया जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं इसका? अगर मैं एक वन वर्ड आंसर दूं तो आजकल जो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उसका अगर एक सिंगल मोस्ट फैक्टर मैं सोचूं तो वो है इन्फ्लेमेशन। आजकल बॉडी में और हार्ट के वेसल्स में, बॉडी के वेसल्स में इन्फ्लेमेशन ओवरऑल बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन। यस। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो हार्ट अटैक को, बॉडी को बहुत प्रोन कर देती है, बढ़ावा देती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर हुआ, बट अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल रहा तो वो ज्यादा इजीली ब्लड वेसल्स में चिपकेगा, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, और इजीली वो जो छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स भी रहेंगे वो इजीली रप्चर होंगे अगर वहां पे सूजन बहुत ज्यादा है। तो ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, जो चीजें हमारे बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी वो हमको ज्यादा हार्ट अटैक्स के लिए प्रोन करेगी। जैसे नींद बराबर नहीं होना, सो लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप विल कॉज हीट, विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ओके। हम ऑक्सीडेटिव फूड ज्यादा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कम लेते हैं, है ना, जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड। तो ये ऑक्सीडेशन ज्यादा करता है बॉडी में, अगेन इन्फ्लेमेशन उससे ज्यादा होता है। करेक्ट। स्ट्रेस जो हम ज्यादा लेते हैं, माइंड और बॉडी हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उन सब चीजों से ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन करता है, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है जो ऑलरेडी है, जैसे डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड हुआ। कई बार ऐसे भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो पर फिर भी किसी को अटैक आ जाए। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बियॉन्ड कोलेस्ट्रॉल व्हिच कैन कॉज हार्ट अटैक। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, मोटापा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये चीजों से भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना कोलेस्ट्रॉल का पड़ेगा हार्ट अटैक। अगर ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स किसी में है सो उसकी रिस्क उतनी कंपाउंड हो जाती है। तो सपोज अगर मुझे मेरे हार्ट के हेल्थ के बारे में जानना हो, मेरी हार्ट की कंडीशन कैसी है, तो क्या कोई ट्रैकर है या फिर कोई डिवाइसेस है जिससे कि मैं पता कर सकूं
कि हाउ हेल्दी इज माय हार्ट? रादर देन डिवाइसेस मैं बहुत सिंपल टेक्निक बोलूंगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो एंड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज अगर आपको फ्रेश लगता है, इफ यू फील यू नो एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड एंड यू फील ओके, यू फील रेजुविनेटेड आफ्टर द एक्सरसाइज, यस, then you can say your heart is healthy. Rather अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो he should start exercising, start walking. अगर 30-45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक वो कर पा रहे हैं विदाउट पैंटिंग, विदाउट ब्रेथलेसनेस, विदाउट फीलिंग सफोकेटेड, विदाउट एनी चेस्ट हैवीनेस, तो ये आपकी डे टू डे एक टेस्ट हो गई। अगर आप रोज सुबह उठ के 1 घंटा वॉक कर पा रहे हो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगता है, कोई डिफिकल्टी नहीं लगती, इनफैक्ट फ्रेश लगता है आफ्टर मॉर्निंग वॉक, तो दैट गिव्स यू इनफ अश्योरेंस कि आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बताता है, आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स बताता है, आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बताता है, डायबिटीज के लेवल्स बताता है, ये रेगुलर चेकअप्स भी करते रहने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हम रिस्क फैक्टर वाइज किस पोजीशन पे है। कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे थे, एट नाइट अराउंड 2 AM 3 AM उनको हार्ट अटैक आया एंड दे पास्ड अवे। तो तभी कुछ डॉक्टर्स का कहना ये था कि उस टाइम पे अगर डिफरेंट मेडिसिन अगर आपने दी होती उनको उस टाइम पे, जब उनको ऐसा फील हुआ हैवीनेस या हार्ट में चेस्ट पेन आना शुरू हुआ, तो मे बी वो उसको हम डिले कर सकते थे, हॉस्पिटल लेके जा सकते थे और उसके बाद उसको ट्रीट कर सकते। तो कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि एक मस्ट होनी चाहिए, कि हर घर में होनी चाहिए, और जब भी आपको ऐसा कुछ फील आए तो उस टाइम पे उसको कंज्यूम कीजिए एंड देन प्लीज विजिट अ नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर द चेकअप? सो एक मेडिसिन का अगर नाम मैं बोलूँ तो वो है डिस्प्रिन, जो कि ओवर द काउंटर मिलती है। जिसको आपको प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लगेगा वो लेने के लिए, जो जनरली हेडेक्स के लिए यूज होती है। सो डिस्प्रिन में रहता है एस्पिरिन, जो कि एक ब्लड थिनर है। तो हार्ट अटैक्स का मेन जो मैकेनिज्म है वो प्लेटलेट्स क्लम्प होके क्लॉट तैयार होता है और वो क्लॉट ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप ब्लड थिनर तुरंत ले लो तो वो क्लॉट्स फॉर्म नहीं होंगे, या फॉर्म हो रहे हैं तो वो एटलीस्ट थोड़े ब्रेक होंगे, थोड़ा ब्लड सप्लाई मिलेगा आगे जाने के लिए, हार्ट अटैक हॉल्ट हो सकता है। जब भी किसी को ऐसे हार्ट अटैक जैसा कुछ फीलिंग आए या चेस्ट पेन जैसा फीलिंग आए, अगर घर पे डिस्प्रिन रखी है तो डिस्प्रिन को वो चबा ले। पानी के साथ निगलना नहीं है, मुंह में चबाना है। तो वो चबाने की वजह से वो जल्दी मुंह के थ्रू ही डिसॉल्व होके जल्दी एक्ट करेगा, रादर देन पेट में जाके थोड़ा टाइम लग सकता है एक्ट होने में। तो वो डिस्प्रिन अगर 325 मिलीग्राम का डिस्प्रिन अगर वो चबा ले तो तुरंत ही वो ब्लड थिनिंग शुरू हो सकता है। कितना एक टेबलेट लेना चाहिए, कितना टेबलेट? एक टैबलेट 325 मिलीग्राम की। ये नहीं देखना है कि अब ये पेन कम हो जाए तो फिर मैं कल सुबह जाऊं या फिर बाद में जाऊं। सेकंड थिंग दैट ऑब्वियसली बहुत कॉमनली सबको पता है कि सॉर्बिट्रेट करके एक टैबलेट है जो ले सकते हैं जीभ के नीचे, वो भी रख सकते हैं अगर पेन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है तो। बट डोंट ओवर डू द सॉर्बिट्रेट थिंग, क्योंकि जनरली डिस्प्रिन के बारे में लोगों को पता नहीं है इतना, बट सॉर्बिट्रेट बहुत पॉपुलर है। करेक्ट। And what we have seen that people keep taking Sorbitrate, पेन नहीं कम हुआ, एक गोली ली, पेन नहीं कम हुआ, दूसरी गोली ली। तो क्या करता है सर सॉर्बिट्रेट? सॉर्बिट्रेट जस्ट नसों को, चिपकी हुई नसों को थोड़ा सा ओपन करता है। वो वेजोडाइलेटर है, मसल्स को रिलैक्स करता है, तो वेसल्स थोड़े से ओपन अप होते हैं। ओके, तो पेन थोड़ा कम हो सकता है, बट एक से ज्यादा सॉर्बिट्रेट नहीं लेनी चाहिए एट अ टाइम, क्योंकि फिर उससे बीपी भी कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। थर्ड थिंग दैट चेस्ट पेन चालू हुआ है और उसके साथ ऐसे सिंकिंग फीलिंग आने लगे किसी को कि अब मैं कॉन्शियसनेस लूज कर रहा हूँ, ऐसे फीलिंग ऑफ डूम आने लगे। अकेले है तो खुद की सीपीआर दे सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सेल्फ सीपीआर। व्हाट दे हैव टू डू इज ट्राई टू कॉफ विगरसली इस मोमेंट पे। तो जोर जोर से खांसी करेंगे ना तो हार्ट को एक थोड़ा स्टिमुलस मिलता है। जो हार्ट एकदम फेल हो रहा है, हार्ट जो स्टॉप होने की कगार पे है, जोर जोर से अगर खांसी करने की, सेल्फ खांसी करने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो थोड़ा स्टिमुलेट मिलके हार्ट का रेट बढ़ सकता है। सो हार्ट के रिलेटेड सर कौन से कॉमन मिथ्स है जो कि आपने सुने हैं और वी शुड अवॉइड इट? कई लोगों का मानना है कि वो ब्लॉकेजेस एंजियोप्लास्टिक करने में या बाईपास करने में ब्लॉकेजेस निकाल लेते हैं। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्लॉकेजेस कभी निकालते नहीं है, वो हम बस एंजियोप्लास्टी करने में रास्ता ओपन करते हैं, जो कि अटका हुआ है ब्लड सप्लाई का, ताकि आगे तक मसल तक ब्लड सप्लाई पहुंचे। गॉट इट। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज है वो निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं, तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे ब्लॉकेज निकलते हैं। ऑफ कोर्स एक सक्शन डिवाइस, जैसे हार्ट अटैक के सिचुएशन में हम जब एक ब्लड क्लॉट के साथ डील कर रहे हैं तो एंजियोप्लास्टी करने के पहले, स्टेंट डालने के पहले हम वो जो क्लॉट है वो सक करके निकाल सकते हैं, जो ब्लड क्लॉट है
ब्लॉकेजेस को नहीं निकाल सकते। दूसरा, पहला हार्ट अटैक टॉलरेट हो जाता है, हाँ, दूसरा हार्ट अटैक थोड़ा और सदमा होता है, और तीसरा हार्ट अटैक टॉलरेट नहीं कर हाँ। पाता। तो ये बड़ी मिथ है। हाँ। फर्स्ट हार्ट अटैक भी फेटल रह सकता है, जो कि इनफैक्ट यंग लोगों में ज्यादा नुकसान देता है। तो क्या जिम जाने वाले लोगों में हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा है? क्योंकि जो रिसेंट कुछ केसेस हुए थे वहां पे जिम में ही उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। जो कॉमन कॉज है जिम में अटैक्स आने का या स्पोर्ट्स फील्ड पे अटैक आने का, एथलीट्स हो गए, हाँ। एथलीट्स को, वो ये है कि विगरस एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो हार्ट पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो हार्ट को जो स्टिमुलेट करती है एक्टिविटीज वो है वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो रिदमिक एक्सरसाइजेस है। तो जो हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रनिंग होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है, या बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं, तो उसमें एकदम से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। कभी कभी एकदम से फिर हार्ट गिव अप कर सकता है। क्या जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है सर? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं अपना रिस्क फैक्टर 5% पकड़ूं, मेरे बाकी चीजों की वजह से, मेरा ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, अगर मेरी ओवरऑल रिस्क 5% है, अगर मैं इसको मेरे फैमिली हिस्ट्री के साथ ऐड कर दूं कि अगर मुझे मेरे फैमिली में भी हार्ट के इश्यूज है, तो ये मेरी रिस्क डबल हो जाता है। अगर आपकी हिस्ट्री है कि फैमिली में आपके ब्लड रिलेटिव्स में, मदर के साइड, फादर के साइड, अगर लेस देन 50 एज में, यंग एज में किसी को हार्ट अटैक्स हुए हैं या ब्लॉकेजेस डिटेक्ट हुए हैं, तो देन you can label yourself as someone having a family history of heart disease, and then your risk naturally doubles up. But ये risk को मैं categorize करूँगा non-modifiable risk. This is something that you can do nothing about, at least at present. Correct. Same चीज है अपनी ethnicity, अपना race. So being a Southeast Asian itself puts us at more risk of heart problems compared to Africans, compared to white Americans. क्यों ऐसे सर? ये हमारा racial genes ही बोलिए। In fact ये Southeast Asian population is more prone. हमारा genetic makeup, रेशियल मेकअप ऐसा है कि वी आर मोर प्रोन फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारा ब्लॉकेज फॉर्म होने की टेंडेंसी ही इंट्रिंसिकली हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा है। ये तो अनफेयर हो गया सर। सो दिस इज व्हाट वी आर बोर्न विद। कौन से बॉडी के साइंस होते हैं? प्रायरली बॉडी हमें देती है वो साइंस, प्रीवियसली पहले दिखाती है कि योर हार्ट के ऊपर आपका स्ट्रेस ज्यादा है, देयर इज अ लोड, सो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप हार्ट अटैक का पूछो तो इट्स अ सडन एक्सीडेंट। जैसे रास्ते पे लैंडस्लाइड कैसे होती है, एकदम से लैंडस्लाइड हो गई, एकदम से रास्ता बंद हो जाता, तो वो जो ब्लॉकेज रप्चर होते हैं और एकदम से क्लॉट्स तैयार होते हैं और ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो ये भी एक एक्सीडेंट की तरह इवेंट होता है। ओके। तो कई बार हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट कर पाना या हार्ट अटैक को पहले से गॉच कर पाना बहुत मुश्किल है। बट कई बार बोलते हैं ना कि लेफ्ट हैंड आपका अगर थोड़ा पेन कर रहा हो, हैवी सा हो रहा हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपको हार्ट इश्यूज। जब अटैक आ गया हो और पेन चालू हो गया है, ओके, सो वो रिलेंटलेस पेन हो जाता है, देन यू हैव अ हार्ट अटैक। और अगर एट रेस्ट ही चालू हो गया है, पेन मिनट में बढ़ने लगा है, तो वो हार्ट अटैक ही है। ओके। तो उस टाइम आप पहले का मत सोचो कि मैं आज सुबह तक ठीक था, मैं दोपहर तक ठीक था, ये अभी क्या हो रहा है। नहीं, ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये और कुछ होगा, ये मैंने कुछ खींच लिया होगा। सो वी स्टार्ट, यू नो, अगर हमको पहले का कोई सिम्टम नहीं है तो वी स्टार्ट अवॉइडिंग। एक डिनायल या इफेक्ट रहता है कि मुझे कैसे हो सकता है, मैं अभी तक तो ठीक था, मैं कल तो क्रिकेट खेल के आया, मैं सुबह तो 3 माला चढ़ के आया, आज मुझे अभी ऐसे कैसे हो सकता है। सो इसीलिए डोंट वेट फॉर अ प्रायर प्रॉब्लम। जब आपको अगर ऐसे पेन हो तो एक्सेप्ट दैट ओके मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि कई लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स देमसेल्व्स कई बार इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं कि अरे ये गैस होगा, ये तो अटैक नहीं रह सकता, मुझे कैसे हो सकता है। यस, है ना। और करके वो इनिशियल क्रूशियल जो 1-2 घंटे का पीरियड है, कुछ मिनट्स का पीरियड है, वो गवा देते हैं। तो व्हेनेवर यू फील सच पेन कि अगर ऐसा कुछ पेन हो रहा है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। जाके एक ईसीजी निकाल लो, ईसीजी अगर नॉर्मल है तो देन यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अगर आप पहले के सिम्टम्स को और गौर से देखो तो कभी कभी ये अटैक के सिम्टम्स तो सडनली आएंगे डेफिनेटली, बट ब्लॉकेज के सिम्टम्स पहले से हो सकते हैं किसी में। अगर आपको एक्सर्शन करने में इजीली सांस फूल रहा है, एक्सर्शन करने में चेस्ट में हैवीनेस आ रहा है, बैठो तो फिर आप रिलैक्स हो जा रहे हो, ओके, सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ ब्लॉकेज कि आपके नसों में ब्लॉक्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से जब आपका डिमांड बढ़ता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो अगर ब्लड सप्लाई का डिमांड बढ़ता है
तो फिर सप्लाई कम हो जाता है। यस, तभी आपको पेन होता है। तो तब आपको पेन हो सकता है, फिर आप वापस बैठ जाओ तो फिर आप रिलैक्स फील करते हो। तो अगर डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो क्या होता है सर उस टाइम पे जब हार्ट अटैक आता है? कैसा, किस टाइप का पेन रहता है? लाइक इट्स इट अ बहुत पेन? क्रशिंग पेन होता है, पेन एज इफ यू हैव नेवर हैड बिफोर। अच्छा, ऐसे सीने में कुछ हैवी रख दिया हो, कुछ पत्थर रख दिया हो, ऐसा फील होता है। साथ में पसीना आ सकता है। ओके। और किसी भी पार्ट में आ सकता है। लेफ्ट साइड में ज्यादा करके आता है, शोल्डर में रेडिएट होता है ज्यादा करके, बट राइट में भी आ सकता है, गले पे भी आ सकता है। गले से लेके नाभि तक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, किसी भी रूप में आ सकता है। बट ये मिनट मिनट में बढ़ते जाएगा अगर हार्ट अटैक है तो। हाँ, ओके। उस टाइम पे डिस्प्रिन ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं। एंड देन रश टू द हॉस्पिटल। रश टू द हॉस्पिटल। ब्लड प्रेशर और हार्ट का क्या कनेक्शन होता है सर? व्हाट यू थिंक, कितना कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से वो लोग? जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो रिस्क बढ़ती है हार्ट प्रॉब्लम्स होने की। हाई ब्लड प्रेशर इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। सो अगर हाई ब्लड प्रेशर है जो कि बहुत टाइम से कंट्रोल में नहीं है, सो वो हार्ट को प्रोन कर देता है अटैक्स के लिए, हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए, अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ब्लॉकेज फॉर्म होने की। ब्लड प्रेशर इज लाइक अ हैमर, राइट? वो कंटिन्यूअसली हिट करते रहेगा ऑर्गन्स पे। यस। तो ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, ब्लड वेसल्स रिएक्ट करेंगे, कैपिलरीज रिएक्ट करेंगे। स्पेशली ब्लड प्रेशर जो है 4 ऑर्गन्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, ब्रेन को, आंखों के रेटिना को, हार्ट को और किडनीज को। सो ब्लड प्रेशर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर कोरिलेशन पूछ रहे हो। तो सर कैसे फास्ट फूड और सोशल मीडिया या फिर हमारी लाइफस्टाइल, कैसे हम लोग अट्रैक्ट करते हैं हार्ट डिजीजेस को? एक जो सात्विक जीवन शैली है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो शुरू होती है राइट समय पे सोने से, राइट समय पे उठने तक, यानी 7-8 घंटे की अच्छी नींद, फिर डेली 1 घंटे का वॉक, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिससे हम स्ट्रेस हमारा कम रख सके, और बैलेंस्ड हेल्दी डाइट और गुड वर्क लाइफ बैलेंस. Definitely we'll be at a much better position, not only with respect to heart problems, but overall head to toe organic problems in the body. तो क्या देसी घी और घर का घी इस देसी घी फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसमें, which are much better. तो अगर फैट्स को भी हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट्स में अगर डिवाइड करें, तो हेल्दियर फैट्स यू विल गेट इन घी, जो हमारे रेगुलर ऑयल्स है, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नेचुरली जो मिलते हैं वो, जो हाँ, और जो भी थोड़ा क्रूड है, जो जिसको रिफाइन नहीं किया गया है, वो ऑयल्स में थोड़े बेटर फैट्स रहते हैं. अभी जैसे कुछ फास्टिंग्स भी होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल लोग प्रिफर कर रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया. सो क्या उससे हार्ट को भी कोई डैमेज होने के चांसेस होते हैं? मैं ये मानता हूँ कि वो अनहेल्दी प्रैक्टिस है, माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक, क्योंकि जितना मैंने बॉडी की फिजियोलॉजी सीखी है और जितना हमें पढ़ाया गया है, मुझे लगता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज बेटर, आर मच बेटर फॉर योर बॉडी कंपेयर टू एकदम से बॉडी को लोड करना. हाँ. और फिर 12 घंटे तक कुछ नहीं देना. ऑफ कोर्स देयर आर सम पेपर्स व्हिच से कि इससे ये फायदे हुए हैं, तो व्हिच नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन एंड फर्दर स्टडी. बायोलॉजिकली अगर मैं सोचूं, अगर कोई लॉजिक लगाओ बॉडी के लिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट हेल्दी मील्स. कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि ऐसे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आफ्टर टेकिंग अ कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो गए ओवर दी. सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड. आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, सो डू यू फील, या फिर आपके क्या थीसिस है इस चीज के बारे में? एक चीज होती है कि हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, दूसरा होता है उसका बायोलॉजिकल कुछ कनेक्शन मिल रहा है क्या, कोई लॉजिक है क्या उस बात. तो ऑब्जर्वेशन तो ये करेक्ट है कि कोविड के टाइम के बाद थोड़े हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, इंस्टेंसेस बढ़े हैं, बट उसको कनेक्ट अभी वो डॉट नहीं कर पा रहे हैं साइंटिस्ट भी कि ये किस वजह से बढ़े हैं. क्योंकि उसी टाइम स्ट्रेस भी बढ़ा है, उसी टाइम लोगों के जॉब्स भी गए हैं, तो जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत डिस्टर्ब हुई है. उसी टाइम कोविड भी हुआ है लोगों को, तो कोविड सर्वाइवर्स भी है. कोविड सर्वाइवर्स कैन ऑल्सो बी मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, और कोविड वैक्सीन भी ली है लोगों ने. सो अब ये चारों में से क्या रीजन के वजह से अटैक्स बढ़े हैं, ये एक्चुअली टू जॉट डाउन मुश्किल है. एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप जान सकते हो अच्छे से कि अपने दिल को कैसे हेल्दी रखा जा सके, राइट? सो आप क्या करते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है कि जिसकी वजह से हम लोग एक हेल्दी लॉन्गर लाइफस्टाइल जी सके? मेरे यंग एज में, जब मैं इनिशियली एक फील्ड में आया और देखने लगा कि केसेस हार्ट अटैक्स के कैसे यंग लोगों में भी हो रहे हैं,
तो मैंने अपने आप में जो चेंजेस लाए वो ये थे कि इनिशियली मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, बाद में मेलो डाउन हो गया। जिससे कि ये स्ट्रेस देख के- डेवलप होता था। हाँ, जिससे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो मैं खुद की स्ट्रेस कम करने की कोशिश करने लगा, वर्क लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश करने लगा। पहले 4 हॉस्पिटल्स विजिट करने जाता था, वो रेस्ट्रिक्ट करके एक हॉस्पिटल पे आ गया। अच्छा, okay. कट डाउन ऑन माय वर्क। मेरा इनिशियल गोल था कि मैं अपने रीजन का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। वो एक ड्राइव थी, उसको मैंने चेंज करके ये सोचा कि मैं बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं हैप्पीएस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता। अपनी प्रायोरिटीज को रिसेट करना शुरू किया। नाउ हेल्थ इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी, फैमिली इज माय नंबर 2 प्रायोरिटी, और फिर वर्क इज माय नेक्स्ट प्रायोरिटी। तो इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स आल्सो टू डू। बिकॉज आजकल की लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है कि कॉर्पोरेट्स में हम बहुत ज्यादा ओवर स्लॉक कर रहे हैं, जितना ह्यूमन बॉडी के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 आवर्स वर्किंग लाइफ जो पहले के जनरेशन की होती थी, आजकल हार्डली किसी की 8 घंटे की वर्किंग लाइफ है। मोर देन 10 आवर्स कोई, हाँ, ऑब्वियसली 10 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स। ये जो 20s के एज से ही जो एक्सेसिव स्लॉगिंग शुरू हुई है, एंड ये रुकती नहीं है 40, 45 के, 50 के एज तक होने के बाद में भी, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली वांट टू ग्रो एंड अचीव मोर गोल्स। यस। सो ये जो टाइप ए पर्सन्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली अचीव करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। सो इसको रिसेट करना बहुत जरूरी है। वंस यू नो दैट, वंस यू आपके माइंड में आपने बना लिया कि मुझे अब ये हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, देन ऑटोमेटिकली द लाइफस्टाइल स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। करेक्ट। तो हम मोर अवेयर होने लगते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना टाइम सो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेंटली कितना रिलैक्स हो रहे हैं, अपने हॉबीज के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। आई वांट एवरीवन टू बी टाइप बी पर्सनालिटी है। टाइप ए, टाइप बी पर्सनालिटीज होते हैं। टाइप बी आर लेड बैक। हाँ। तो जितना हुआ, जितना मेरे से हो रहा है उतना करेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। एंड टाइप ए आर टारगेट अचीवर्स। जितना टारगेट उनके सामने रखो उतना उनको करना ही है। सो करियर वाइज दे डू बेटर, बट somewhere health wise they lag behind. Type B would definitely have a healthier and a longer life. So be type B. Yes. So thank you so much sir for coming on this podcast, and जो भी questions share करे थे काफी practical थे, and you have given a very realistic answer to that. Yeah, I hope something to take away from this discussion. Very beneficial to all the viewers जिन्होंने भी देखा, because बिना हार्ट के तो आपकी लाइफ ही नहीं है। तो अगर ये हार्ट अगर आपका हेल्दी है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी लंबी चलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।